जो डिफरेंटली एबल थे या चैलेंज पर्सन थे उनके लिए स्पेशल स्कूल का प्रावधान किया गया। फिर ये माना गया कि ये तो अलग द्वीप का निर्माण हो जाएगा। समाज को एक साथ रहने, विद्यार्थियों को एक साथ रहने, एक दूसरे को जानने समझने, एक दूसरे को कोऑपरेट करने का जो लोकतांत्रिक सरोकार है, जो कि एक डेमोक्रेटिक स्कूल का सरोकार होना चाहिए था, उसके अंतर्गत तो ये नहीं है। ये अलग अलग दो धाराएं पृथकीकरण है। यानी कि ये जो हाशिए पर के लोग थे उनको मुख्य धारा में लाना था। तो सवाल यह था कि क्या मुख्य धारा तैयार था इनको एड्रेस करने के लिए, समाहित करने के लिए, सशक्त करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, इनलाइटन करने के लिए? यह विचार करने की जरूरत है। उस पर काम नहीं हुआ और मुख्य धारा की शिक्षा इसके लिए तैयार नहीं थी। 2.5 दशकों में इन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता उनको कोई फिक्र था कि यह अल्पसंख्यकों के मुद्दे, संघर्ष, जीवन की विडंबनाएं, अंतर विरोध, शोषण को सामने लाते। इसके भरोसे आप इस संचेतना का निर्माण विद्यार्थियों में हो सकेगा, इसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है हमारे YouTube चैनल अपनी पगडंडी पर। आज का विषय बहुत रुचिकर होने वाला है, वो इसलिए कि मैं जिस अवधारणा को लेकर आज यह वीडियो बना रहा हूं उसकी शिक्षा जगत में बहुत धूम है। वह कुछ इस तरह से उसकी धूम है कि लोग ये समझ रहे हैं कि यह एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको पीसकर खिला देने से शिक्षा संबंधी रोग दूर हो जाएंगे। यानी शिक्षा के खास संबंधी रोग, वह है शिक्षा के समाजो दार्शनिक किस्म के रोग उस जड़ी बूटी से दूर हो जाएंगे। ऐसा लोगों में विश्वास बनाया जा रहा है और लोग विश्वास भी कर रहे हैं। जैसे हरड के संबंध में या हरे के संबंध में कहा जाता है संस्कृत में, हरितकी त्रिदोष अनुत्ता हिता मेधा बल प्रदा आयुष्या चोपकारी च सर्व रोग हरौषधि। यानी हर रोग को हरने की औषधि हरड है, जिसको हरे भी कहते हैं। उसी प्रकार से जिस अवधारणा की मैं चर्चा कर रहा हूं उसको उसी औषधि की तरह चर्चा में ला रहे हैं लोग, स्थापित कर रहे हैं। जानते हैं वह अवधारणा, वह औषधि, वह जड़ी बूटी जिससे शिक्षा के समाजो दार्शनिक पक्ष को, उससे जुड़ी हुई चुनौतियों को और समस्याओं को हल करना जो चाहते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन। हिंदी में बोले तो समावेशी शिक्षा, और दूसरा नाम ले तो सर्वहेतु शिक्षा। समावेशी शिक्षा का शिक्षा जगत में इस समय बहुत चलन है। सब जगह यह कोर्स का हिस्सा है, चाहे वो लिबरल कॉलेज हो या टीचर ट्रेनिंग हो, शिक्षण प्रशिक्षण। समावेशी शिक्षा लगातार चर्चा के विषय में है। तो आज हम इसी समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन को समझेंगे, इसके दोनों पहलुओं को समझेंगे। इसका ऐतिहासिक इस विमर्श का योगदान क्या रहा, किसको इसने किस रूप से किसकी किस्मत और नियति को बदला। दूसरा, स्वयं समावेशी शिक्षा क्या निरापद है, क्या वह अंतर विरोध से रहित है, क्या विडंबनाओं से रहित है? अगर नहीं तो वह विडंबनाएं और अंतर विरोध क्या हैं, आज इसी को हम समझेंगे। तो आज हम चलते हैं पहले पहलू पर कि इंक्लूसिव एजुकेशन ने शिक्षा जगत में और दुनिया में क्या नया संभावनाओं के कौन से नए दरीचे खोले, कौन सी खिड़की खोल दी। आप जानते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की जड़ें यूरोप से आई हैं, खासकर 2 देश यूएसए और यूके, ब्रिटेन और अमेरिका। और ये कई सम्मेलनों से गुजर कर आए, जैसे जोमेतियन सम्मेलन 1990, सलामांका 1994, यूनेस्को के 2 सम्मेलन से गुजरते हुए इसका नाम हुआ एजुकेशन फॉर ऑल। हिंदी में बोलें तो सर्व हेतु शिक्षा, सबके लिए शिक्षा।
अब इसने हस्तक्षेप क्या किया है? मैं क्यों कह रहा हूं कि इसने संभावनाओं के नए दरीचे खोले? किनके लिए खोले यह समझना जरूरी है, और किस रूप में खोले, किस फलक पर खोले। आज इसके दो पहलुओं पर बात करूंगा, किनके लिए और किस रूप में खोले। आज किसके लिए खोले ये बाद का हिस्सा बनेगा, और किस तरह से खोले, कौन से फलक, कौन से दरीचे खोले, उसको मैं पहले हिस्से में लूंगा। आप अगर देखेंगे तो इंक्लूसिव एजुकेशन का विमर्श जो है, समावेशी शिक्षा का जो विमर्श है, उसका एक दार्शनिक हस्तक्षेप था, और वो बड़ा गंभीर किस्म का था, बड़ा भारी हस्तक्षेप कहा जा सकता है। क्योंकि मैं जानबूझकर कह रहा हूं दार्शनिक। दार्शनिक कहने का मतलब बुनियादी, कॉस्मेटिक नहीं, सतही नहीं। और बुनियादी हस्तक्षेप क्या था? पहला हस्तक्षेप था कि इसने समाज में निर्योग्य, अयोग्य, अपात्र, कुपात्र समझे जाने वाले लोगों को शिक्षा के दायरे में लाया। यानी जिन्हें अयोग्य और निर्योग्य समझा जाता था, जिन्हें अपात्र समझा जाता था, उनको यह शिक्षा के दायरे में लाया। और कैसे, किनको? आप समझ जाएंगे किनको लाया। क्योंकि जिनके पास, मान लीजिए कि वो विजुअली चैलेंज पर्सन है, डिफरेंटली एबल पर्सन है, तो माना जाता था कि अब पढ़ना लिखना तो इनके लिए काम है नहीं ना, कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे? क्योंकि उसके लिए तो आंखें चाहिए, उसके लिए तो मोबिलिटी के लिए पैर चाहिए, चलकर जाना होगा। तो ये जो अवधारणा थी, उसको इसने चुनौती दिया। और चुनौती देने के बाद, मतलब निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा श्रेय इस संबंध में समावेशी शिक्षा के विमर्श को जाता है, पर इस विमर्श ने भी उस अवधारणा को तड़काया, चटकाया, जिसमें यह माना जाता था कि सो कॉल्ड एबल्ड बॉडी, यानी सक्षम शरीर ही पढ़ने लायक हैं, पढ़ाए जाने लायक हैं, और जो चैलेंज पर्सन हैं, जिनको पहले डिसेबल कहा जाता था, ये एक डेरोगेटिव नाम है, वो पढ़ाने लिखाने लायक नहीं है। वो तो जीवन में दया के आश्रित हैं, किसी के कृपा के आश्रित हैं, या बहुत हुआ तो कोई फार्चून की दुकान खुला दें, कोई इसी तरह का काम करा दें। उनको पढ़ने लिखने की उनसे अपेक्षा नहीं थी। यानी यहां तक आप देखिए कि सामाजिक कल्पनाशीलता में, जिसको अंग्रेजी में कहें सोशल इमेजिनेशन में, यह आया ही नहीं था कि डिफरेंटली चैलेंज लोग भी पढ़ाई लिखाई के काबिल हैं और समान रूप से पढ़ाए लिखाए जाने के काबिल हैं। तो इसने इस दार्शनिक हस्तक्षेप करके इन लोगों को शिक्षा के दायरे में लाने का काम किया, अन्य कारकों के साथ। मैं हमेशा ये कह रहा हूं कि केवल एकल जिम्मेवारी नहीं है, अन्य कारकों के साथ। दूसरा इसने हस्तक्षेप क्या किया, जो कि इसी से जुड़ा हुआ है, वह है नियतिवाद, भाग्यवाद, निर्धारणवाद और कर्म फलवाद जैसी अवधारणाओं को चुनौती देना, और सक्षम तरीके से चुनौती देना। और बिना खूनी संघर्ष के, बिना सामाजिक संघर्ष के, वैमनस्य के, बिना टकराहट के इसने ये काम किया। बड़ी अवधारणात्मक चुनौती दी, बड़ी खूबसूरती से चुनौती दी। नियतिवाद, भाग्यवाद, निर्धारणवाद और कर्म फलवाद का, जो कि एक खास तरह के मान्यता में इसको प्रचलित और स्थापित किया जाता था, उसको चुनौती कैसे दी। और ये मानता क्या था, ये अवधारणाएं क्या मानता था? ये मानता था कि मेरा पूर्व जन्म में जो संचित कर्म है, यानी कि मैंने कोई ऐसा कर्म किया जिसके दंड स्वरूप मुझे ऐसा देह मिला जिसमें आंखें नहीं हैं, मुझे ऐसा शरीर मिला जिसमें पांव नहीं है, ऐसा शरीर मिला जिसमें मुझे श्रवण बाधिता है, ऐसी जुबान मिली जिससे मैं बोल नहीं सकता, सुन बोल नहीं सकता। ये दंड स्वरूप है पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, और इसलिए यह दंड स्वरूप मेरा शरीर अयोग्य बन गया, सो कॉल्ड अयोग्य बना, और इस अयोग्यता के वजह से मैं शिक्षा लेने का अधिकारी नहीं हूं। इसको इसने चुनौती इस रूप में दिया कि सबको स्कूल के दायरे में लाओ, ऐसी संरचना का विकास करो जो इनका सो कॉल्ड डिसेबिलिटी मानी जाती है वह डिसेबिलिटी न रहे। यानी चलने फिरने के लिए अगर व्हीलचेयर का इस्तेमाल हो गया तो वो स्कूल के दायरे में पहुंच गए। अगर वो टेक्सचर्ड जो पाथ बना दिया गया
तो दृष्टि बाधित भी उसको छड़ी के सहारे, टेक्सचर पाथ के सहारे स्कूल पहुंच सकते हैं। अगर ब्रेल लिपि का आविष्कार हो गया तो ब्रेल लिपि के तहत वह देख और अपने तरह से छुअन के आधार पर देख और पढ़ सकते हैं। तो ये जो कर्मफल सिद्धांत था कि पूर्व जन्मों के संचित पाप कर्म के आधार पर अपात्र, कुपात्र और निर्योग्य शरीर देकर इनको शिक्षा के एक, मतलब जिसको द्विज कहते हैं, शिक्षा उनको एक नया जन्म देता है, उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं रहा था। वो द्विज बन ही नहीं सकते, इस कर्म में आ ही नहीं सकते, अपना उन्नयन कर ही नहीं सकते। उनको इन चीजों ने योग्य बना दिया। इंक्लूसिव शिक्षा के विमर्श ने उनको स्कूल में पहुंचा दिया। कैसे पहुंचा दिया और क्या स्थापना किया? देखिए, ये स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है। यह दार्शनिक स्थापना है। दार्शनिक स्थापना पहले क्या था कि सो कॉल्ड एबल्ड बॉडी ही पढ़ाई लिखाई के लिए योग्य हैं। ओनली दोज आर एडुकेबल who are so called abled body। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन के विमर्श ने अन्य कारकों के साथ मिलकर, अन्य घटकों के साथ मिलकर इसको पलट दिया, दार्शनिक रूप से पलट दिया। और क्या स्थापित किया? each and every person are educable whether he is so called able body or a differently able body, every and each persons are educable। यह बहुत भारी दार्शनिक परिवर्तन था और यह किसी क्रांतिकारिता से कम नहीं था। यह एक क्रांतिकारी हस्तक्षेप था इंक्लूसिव एजुकेशन का। सभी को शिक्षा के दायरे में लाने के लिए इसने किया क्या? इसने दो पहलुओं पर काम किया। एक किया संख्यात्मक रूप से और दूसरा किया संरचनात्मक हस्तक्षेप। संख्यात्मक रूप से इसने ये किया कि भाई इनरोलमेंट नंबर पर हमेशा नजर रखा कि आप कोई भी अशिक्षणीय नहीं बचना चाहिए, यानी सभी इनरोल्ड हो, यानी सबके सर्व हेतु शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। तो इसका मतलब है कि कोई पीछे न छूटे। तो संख्या उनकी पूरी होनी चाहिए, जितने बच्चे हैं शिक्षणीय उम्र के वो स्कूल में आना चाहिए। तो यानी केंद्र में क्या आ गया? बच्चे, चाहे वो सो कॉल्ड एबल्ड बच्चे हों या सो कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड हों या जिन्हें आप दिव्यांग कहते हैं वो बच्चे हों, तो वो बच्चे आएंगे। अब वो केंद्र में हैं, उनको केंद्र में रखकर स्कूल को लचीला होना है, स्कूल को अपना करिकुलम ठीक करना है, सारी व्यवस्थाएं ठीक कर रही हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार उसको बदल देना है। यानी पहले स्कूल केंद्र में था, स्कूल में जो फिट होगा, जो फिट होने वाले योग्य होगा वही स्कूल में आएगा। अब क्या है कि सभी बच्चे, चाहे वो सो कॉल्ड एबल्ड हों चाहे डिफरेंटली एबल्ड हों, वह स्कूल में आएंगे और उनके अनुसार स्कूल की सारी संरचनाओं को बदलना होगा। ये काम उसने किया इंक्लूसिव एजुकेशन ने। दूसरा काम क्या किया? आप बदलिए कैसे? संरचनात्मक प्रावधान कीजिए। जैसे आप वैसा पथ बनाइए जो पैरों की अनुभूति से वो उस पथ का परिपालन करते हुए वो कॉलेज या स्कूल पहुंच जाएं। आप ऐसा स्लोप बनाइए जिसमें उनका व्हील चेयर ऊपर तक चला जाए। उनके लिए क्लास का प्रावधान अलग तरीके से कीजिए। श्याम पट का और नोटिस बोर्ड का अलग से इंतजाम कीजिए। ऑडियो विजुअल का इंतजाम कीजिए। यानी स्कूल को उनको बदलना होगा। यह संरचनात्मक हस्तक्षेप था। तो संरचनात्मक हस्तक्षेप के जरिए इंक्लूसिव एजुकेशन ने उनको स्कूल पहुंचा दिया जो सोशल इमेजिनेशन में, सामाजिक संकल्पना में, सामाजिक सपने में शिक्षणीय नहीं माने जाते थे। लेकिन सब कुछ शुभ शुभ ही नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि ये निर्विवाद है, बिना अंतर विरोधों के है, बिना विडंबनाओं के हैं। क्या? इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। अब जानते हैं कि समावेशी शिक्षा जहां से चला था वो ये चला था कि ये जो सो कॉल्ड एबल्ड बॉडी और सो कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड बॉडी में, या सो कॉल्ड जिसको पहले आप डिसेबल बंदे कहते थे, उनमें भेदभाव बंद कीजिए और दोनों शिक्षणीय हैं, इसके संदर्भ में आया। लेकिन धीरे धीरे यह फैलते हुए
तमाम तरह के मार्जिनलाइज्ड लोगों को भी एड्रेस करने लगा। तो शुरुआत में इतिहास में इनको शिक्षणीय बनाने के लिए स्पेशल स्कूल को, खासकर जो डिफरेंटली एबल थे या चैलेंज पर्सन थे, उनके लिए स्पेशल स्कूल का प्रावधान किया गया। फिर यह माना गया कि ये तो अलग द्वीप का निर्माण हो जाएगा। समाज को एक साथ रहने, विद्यार्थियों को एक साथ रहने, एक दूसरे को जानने समझने, एक दूसरे को कोऑपरेट करने का जो लोकतांत्रिक सरोकार है, जो कि एक डेमोक्रेटिक स्कूल का सरोकार होना चाहिए था, उसके अंतर्गत तो ये नहीं है। ये अलग अलग दो धाराएं हैं, पृथकीकरण है। तो हमारी संवेदना, हमारा संज्ञान, हमारी संचेतना और उनकी संचेतना, यानी सो कॉल्ड एबल्ड और सो कॉल्ड चैलेंज पर्सन या डिफरेंटली एबल पर्सन आपस में एक समाज बनाएंगे कैसे, एक समानुभूति पर जाएंगे कैसे, एक दूसरे को जानेंगे कैसे। इसलिए इनके लिए नाम देखा गया कि भाई बहुत कम ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके लिए स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है, वरना स्कूल को बदलकर ही उनको समावेशी किया जा सकता है और डिफरेंटली एबल बच्चे को उनके साथ पढ़ाया जा सकता है। तो इसको कहा गया मेन स्ट्रीमिंग। मेन स्ट्रीम में लाया गया, एक मुख्य धारा चल रही है, उस मुख्य धारा में इनको लाया जाए, यानी कि एक मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क में ही सबको शामिल किया जाए। लेकिन यहाँ विचारणीय था कि ये मुख्य सड़क जिस पर इनको शामिल करना था इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम पर, जो मार्जिनलाइज्ड लोग थे, चाहे वो शरीर के आधार पर मार्जिनलाइज्ड हों या सामाजो सांस्कृतिक स्थिति पर, जैसे अनुसूचित जनजाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, अल्पसंख्यक लोग, आदिवासी लोग, यानी कि ये जो हाशिए पर के लोग थे, उनको मुख्य धारा में लाना था। तो सवाल यह था कि क्या मुख्य धारा तैयार था इनको एड्रेस करने के लिए, इनको समाहित करने के लिए, इनको सशक्त करने के लिए, इनको एम्पावर करने के लिए, इनको इनलाइटन करने के लिए? यह विचार करने की जरूरत है। उस पर काम नहीं हुआ और मुख्य धारा की शिक्षा इसके लिए तैयार नहीं थी और कई मायनों में ये उन पर बहुत गलत असर डाल रही थी और डाल रही है, क्योंकि मुख्य धारा की शिक्षा का जो सामाजिक दार्शनिक चरित्र था वह इनको तोड़ने वाला था, इनकी अस्मिता को तोड़ने वाला था, इनकी स्मृतियों को तोड़ने वाला था और इनमें एक तरह की हीन भावना भरने वाला था। इनकी आवाज इसमें शामिल नहीं थे, इनके नायक शामिल नहीं थे, इनके संघर्ष शामिल नहीं थे, इनके आराध्य शामिल नहीं थे, इनकी कहानियां शामिल नहीं थीं, इनके जीवन का दर्शन और परिप्रेक्ष्य शामिल नहीं था। वो तो सो कॉल्ड एक खास तरह के समाज में जो पहले से बढ़त बढ़ाए हुए लोग हैं, उनकी संस्कृति का वर्चस्व था उन किताबों में, उन पाठ्य पुस्तकों में। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। अगर आप पिछले लगभग 2000 से अगर आप बात करें तो आज 2025 चल रहा है, यानी कि 25 वर्ष, 2.5 दशक, अगर 2.5 दशक में स्कूली शिक्षा की किताबों पर बात करेंगे तो आपको इस बात का प्रमाण मिल जाएगा। मैंने इस हिसाब से देखा है, NCERT द्वारा निर्मित 2 सेट की किताबें आई इस दरमियान, और वो क्या था, सन 2000 की पाठ्यचर्या बनी थी, सन 2000 की पाठ्यचर्या पर किताबें आई, फिर सन 2005 की पाठ्यचर्या पर किताब आई, और अब जो है नई नीति 2020 बनी है जिस पर एक नई पाठ्यचर्या बनी है 2023 की, उस पर भी नई किताब आई हैं। अभी सारी किताबें नहीं आई हैं, इसलिए उनको शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने जिस स्तर का अध्ययन किया था वह था 9 से 12, और अभी 9 से 12 की किताब 2020 की नीति पर या 2023 की पाठ्यचर्या के आधार पर अभी किताबें आई नहीं हैं, इसलिए वो अभी अध्ययन का विषय नहीं है। लेकिन मैं पिछले 2.5 दशक के पाठ्य पुस्तकों के इतिहास के आधार पर आपके सामने तथ्य रखूंगा कि यह किस प्रकार हाशिए के लोगों को, चाहे वह जनजाति समूह के लोग हों, चाहे वह अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे वह अल्पसंख्यक हों या वह डिफरेंटली एबल्ड हों, उनके लिए यह पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकें अनुकूल नहीं थी बल्कि प्रतिकूल थी, उनकी अस्मिता को तोड़ने वाली थी, क्योंकि उनकी कोई आवाज
सो कॉल्ड, जिसको कि हम वैध नॉलेज कहते हैं, स्कूली ज्ञान को हम वैध नॉलेज कहते हैं, लेजिटिमेट नॉलेज कहते हैं, उसमें वो शामिल ही नहीं थी, बल्कि कईयों को तो तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया जा रहा था। पिछले 2.5 दशकों में 9 से 12 तक की एनसीईआरटी द्वारा निर्मित लगभग 16 किताबें मैंने देखी हिंदी की, और उसमें आप पाएंगे कि जिसको आप कहते हैं स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, डिफरेंटली एबल वाले या चैलेंज्ड बच्चे, उनकी दुनिया किस रूप में इन पाठ्य पुस्तकों में शामिल है, उनकी आवाज किस रूप में शामिल है, तो आप पाएंगे 2000 की पाठ्यचर्या पर बनी हुई किताब में 9 से 12, हमेशा रेफरेंस के लिए मैं कह रहा हूं 9 से 12, 134 पद्य हैं। आप देखेंगे एक भी पद्य ऐसा नहीं है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की फिक्र में है, उनकी चिंता करता है या उनके संबंधी मुद्दे को उठाता है, उनकी तकलीफों और संघर्षों को उठाता है, उनके द्वारा दिखाए गए माध्यम को उठाता है और समाज के सामने रखता है, उनकी दूसरी तरह की योग्यताओं को दर्शाता है कि किस प्रकार इन्होंने अपनी योग्यता साबित की जबकि लोग उन्हें निर्योग्य मान रहे थे। एक भी कविता नहीं है। और अगर इसी प्रकार आप देखेंगे 2005 की पाठ्यचर्या पर बने हुए 9 से 12 क्लास के लिए जो किताबें हैं एनसीईआरटी की, उसमें पद्य हैं 108, और 108 पद्य में भी आपको कोई भी एक कविता ऐसी नहीं मिलेगी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की दुनिया से कहीं भी जुड़ा हुआ हो, इनके मुद्दे से जुड़ा हुआ हो। अब आते हैं गद्य पाठ पर। सन 2000 की पाठ्यचर्या पर बनी 9 से 12 तक की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में कुल गद्य हैं 68। गद्य विधा में भी, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो लेख हो, चाहे वो कहानी हो, एक भी कहानी, एक भी कोई गद्य का कोई रूप ऐसी नहीं हो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की फिक्रमंदी करती हो। बहुत ही गंभीर बात है। और अगर आप इसी तरह से आप 2005 की पाठ्यचर्या के आधार पर बनी एनसीईआरटी के 9 से 12 की हिंदी किताब में आप जाते हैं गद्य में, तो आप पाते हैं कि गद्य की संख्या 69 है। उसमें आप कह सकते हैं कि एक कहानी है, और वह रांगेय राघव की कहानी है गूंगे। निश्चित रूप से, चूंकि रांगेय राघव बहुत मंजे हुए कथाकार हैं, यह कहानी बहुत ताकतवर है और यह बहुत संजीदा करता है, यह बहुत संवेदनशील करता है और उनकी मनः जगत की मनोदशाओं को दिखाता है कि एक जो है इस तरह का व्यक्ति जो बोल नहीं पाता, वह कैसा महसूस करता है जब समाज उसको तरह तरह की नजर से देखता है, उस पर संदेह करता है, वो शको शुबहा के घेरे में आता है और वह लोगों के नजरों में अपने आप को पहचानता है कि वो लोग क्या समझ रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या गुजरती है जिसको वो अभिव्यक्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास उस तरह की भाषा नहीं है और ना ही लोग समझते हैं कि इसको समझे जाने की जरूरत है। ये बेहद संवेदनशील है। लेकिन अगर आप दोनों को मिला लें, यानी कि सन 2000 के आधार पर बनी पाठ्य पुस्तकें और 2005 की 16 किताबों में गद्य और पद्य मिलाकर ले देकर एक कहानी बचती है, वह है गूंगे। यानी 2.5 दशक में जो बच्चे एनसीईआरटी के 9 से 12 तक की हिंदी पाठ्य पुस्तकों से पढ़कर निकले, उनकी संवेदना का प्रशिक्षण समावेशी नहीं माना जा सकता। कम से कम इन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर यह तो साबित होता ही है कि पाठ्य पुस्तकों ने इस बात का कोई फिक्र नहीं रखा, कोई सरोकार नहीं रखा कि अपने तई इनको अपनी किताबों से गुजारते हुए इन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संवेदनशील किया जा सके। यानी 2005 की पाठ्यचर्या पर बनी पाठ्य पुस्तकें 9 से 12 और सन 2000 की पाठ्यचर्या पर बनी हुई किताबें 9 से 12 एनसीईआरटी, तो कुल 242 पद्य हैं और कुल गद्य 137 हैं, जिसमें केवल और केवल एक पाठ गूंगे है जो कि संवेदनशील है। वैसे ही आप दोनों ही पाठ्यचर्या पर देखें, सन 2000 की और 2005 की 9 से 12 की, तो आप देखेंगे कि एक भी अल्पसंख्यक की संबंध में
कोई पद्य नहीं है, कोई कविता नहीं जो अल्पसंख्यकों के चिंता और फिक्रमंदी में है। हाँ, अव्वल एक कहानी जरूर है जो सन 2000 की पाठ्यचर्या पर बनी है, और वह है केदारनाथ सिंह की कहानी कब्रिस्तान में पंचायत। उसमें एक थोड़ा सा जिक्र है, वरना आप ये समझिए कि 2.5 दशकों में इन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता उनको कोई फिक्र था कि यह अल्पसंख्यकों के मुद्दे, संघर्ष, उनके जीवन की विडंबनाएं, अंतर्विरोध, शोषण को सामने लाते। इसके भरोसे आप इस संचेतना का निर्माण विद्यार्थियों में हो सकेगा, इसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हमने बात कर ली विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो कि हाशिए के समाज से आते हैं, जिनको इंक्लूसिव में शामिल किए जाने की जरूरत थी, पर मुख्य धारा मेन स्ट्रीमिंग जहां पर इन बच्चों को लाया गया और संरचनात्मक प्रावधान दिया गया, उसकी पाठ्य पुस्तकें, उसका ज्ञान का संसार, इनके दुख दर्दों की कोई चिंता नहीं कर रहा है, इनके संघर्षों को, इनके अंदर की जो मादा है, संघर्ष की जो मादा है, ऊपर उठने का जो मादा है, उसकी चिंता नहीं करते। अब दलित पर आते हैं। आप जानते हैं, मैं चर्चा कर चुका हूं कि 9 से 12 तक में कुल पद्य हैं 134, किसमें सन 2000 की पाठ्यचर्या पर बनी हुई 9 से 12 तक की किताबों में पद्य की संख्या है 134, पर एक भी दलित मुद्दे पर पद्य नहीं है। वैसे ही अगर देखा जाए, सन 2005 की पाठ्यचर्या पर बनी हुई पाठ्य पुस्तकें हिंदी की 9 से 12 तक की, उसमें पद्य है 108, और 108 पद्य में से, कविताओं में से केवल एक कविता है, और वह कविता है सिया राम शरण गुप्त की एक फूल की चाह, जिसमें एक दलित लड़की चाहती है कि वो मरणासन्न है कि देवता के चरण पर चढ़े हुए कोई पुष्प लाकर उसको दे, और फादर जानता है कि इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा क्योंकि दलित का मंदिर में प्रवेश वर्जित है, लेकिन पुत्री की अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए वह किसी तरह से वह फूल लाता है, सबकी नजर से बच बचाकर, लेकिन उसका बहुत भयंकर परिणाम होता है और उसकी पुत्री भी फूल की चाह में मर जाती है। बहुत मार्मिक कविता है, लेकिन एक ही पद्य है। सन 2000 की पाठ्यचर्या पर बनी हुई 9 से 12 तक की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में कुल गद्य 68 हैं, 68 हैं, और उसमें देखेंगे तो एक ही आपको गद्य मिल रहा है, एक पाठ मिल रहा है जो प्रसिद्ध लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के जूठन से लिया गया है। पाठ है मेरी जीवन यात्रा 2 चित्र। इसमें इनका एक दलित समुदाय के रूप में जिए हुए एक शैक्षिक संस्थान में अनुभव की मार्मिक चित्रण है, लेकिन इसमें भी एक चालाकी दिखाई गई है। एक पैरा है कि किस प्रकार दलित समुदाय के बच्चे होने की वजह से शैक्षिक संस्थान में उनका शोषण हो रहा है, उनका भेदभाव हो रहा है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, और दूसरा चैप्टर वहीं शुरू होता है कि किस प्रकार सवर्ण वर्ग के लोगों ने, उसके कुछ लोगों ने उनकी मदद पहुंचाई। और दोनों अगर आप देखेंगे तो दोनों का बल बराबर है, यानी कि दोनों में लगभग उतना ही सेंटेंस है जितना पहले शोषण वाले में है, उतना ही उदारता दिखाने में है, उतना ही परिवर्तन दिखाने देने में है। जबकि उनके जीवन में घट रही शोषण की, असमानता की, दुर्व्यवहारों का हिस्सा बहुत बड़ा है, और उनके संघर्षों का हिस्सा बहुत बड़ा है, और उदारता का हिस्सा बहुत कम है जो उनके जीवन में उनको उदारता मिली। पर उन दोनों हिस्सों को बराबर करके, यानी कि शोषण के हिस्से को और उदारता के हिस्से को बराबर करके एक तरह का संतुलन कायम करने का काम कर दिया है कि नहीं, अब उस पाठ को बंद करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, अच्छा ठीक है, उन्होंने शोषण तो झेला लेकिन उदारता भी तो आई। उस उदारता में उनका शोषण घुलता हुआ नजर आएगा, जबकि शोषण का भाग इतना बड़ा है उनका कि जिसका उदारता की पानी में वो धुल नहीं सकता, वो जीवन भर उनके दंश की तरह उनके सीने में धंसा रहेगा। पर पाठ में ऐसी चालाकी पेश की गई है जिससे ये लगने लगे कि नहीं, अब तो मतलब समाज सुधर गया है और अब बराबर है, तिक्तता घुल गई है। ये दोनों पैरा को बराबर लेंथ देकर, बराबर वजन देकर यह राजनीति की गई है। इसी प्रकार अगर आप देखें तो सन 2005 की पाठ्यचर्या पर बनी हुई जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की एनसीईआरटी द्वारा 9 से 12, उसमें कितने गद्य की संख्या है? 69। लेकिन आपको एक भी गद्य ऐसा नहीं दिखाएगा
जो दलित मुद्दों पर है, दलित की चिंता करता है, दलित संघर्षों की बात करता है, दलित की संघर्षों की स्मृति बनाता है? एक भी नहीं है। एक पाठ है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, पर वो खाना बदोश है, मजदूर, भट्ठा मजदूर के जीवन का, दारुण जीवन का, शोषण युक्त जीवन का दारुण वर्णन करता है, पर वह उसका संबंध सीधे तौर पर दलित से नहीं है। अब आप कहेंगे कि पाठ्य पुस्तकों में दलित संघर्ष, दलित स्मृतियां, दलित का उत्साह, दलित की हार जीत, दलित की परेशानियां न हो तो क्या हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आप आजादी की लड़ाई क्यों पढ़ते हैं? आप आजादी की लड़ाई के संघर्ष को क्यों पढ़ते हैं? वह इसीलिए पढ़ते हैं ना कि आपकी स्मृति का निर्माण हो सके, पावरफुल स्मृति का निर्माण हो सके, मुक्तिदायी स्मृति का निर्माण हो सके। और वो ये कि एक समय में अगर किसी ने आपको शोषित किया था, आपको अपना उपनिवेश बनाया था, तो ये सदा रहने वाला नहीं है। हम अपने उद्यम से, हम अपनी सोच से हम उसे बदल सकते हैं, ये स्मृति और पलट सकते हैं और आजाद जिंदगी जी सकते हैं। ये स्मृति आप में बनी रहे और कभी भी आप इस परिस्थिति को ये न समझें कि कोई सामाजिक सांस्कृतिक ऐसी स्थिति है जिसको बदलना नहीं जा सकता। अपरिवर्तनीयता के खिलाफ स्मृति को ताकत के रूप में निर्माण करने के लिए आपको स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष की कहानी सुनाई जाती है, पढ़ाई जाती है, और वो कोर पाठ्यक्रम का हिस्सा है। चाहे किताब बने किसी भी विषय का, पर वो कोर वैल्यू है। तो अगर आप उनको समावेशी शिक्षा के तहत, इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को, और भी भिन्न भिन्न और श्रेणियां हो सकती हैं, वो मैं अभी यहाँ नहीं गिनवा रहा हूं, तो अगर आप उनको ला रहे हैं और आप उनकी परवाह ही नहीं कर रहे हैं, उनकी चिंताओं की, उनके सरोकारों की, उनके परेशानियों की, उनके शोषण की, और इस शोषण के विरोध में खड़े होने की, उनकी इंसानी सोच की, इंसानी संघर्ष की, इंसानी जज्बे की, उस पर विजय पाने की जज्बे की, तो आप तो उनको एम्पावर नहीं कर रहे हैं ना। आप तो उनको उनके जो ताकतवर, सशक्तिकरण, मुक्तिदायी स्मृतियों का निर्माण नहीं कर रहे हैं। जबकि एक तरफ आप आजादी की कहानी देकर मुक्तिदायी याददाश्त का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहीं जिनको इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत आप स्कूलों में ला रहे हैं, उनकी पाठ्यचर्या में आप इस तरह से उनके जद्दोजहद की कहानी शामिल न करके, उनकी चिंता न करके, आप उनको एम्पावरिंग करिकुलम नहीं दे रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि अगर आप मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो आप इसका सामाजो सांस्कृतिक और दार्शनिक जो पाठ्य पुस्तकों का, पाठ्यक्रमों का, पाठ्यचर्याओं का चरित्र बदलें और इनको ऐसा बनाएं जो समाज के हाशिए पर हैं, मार्जिनलाइज्ड समूह के हैं, उनकी ऐसी अस्मिता का निर्माण हो सके जो कि हस्तक्षेपकारी हो, परिवर्तनकारी हो, गिवन को गिवन न मानती हो, बनाई गई शोषणकारी नियति को नियति न मानती हो, बल्कि हस्तक्षेप कर कर ज्यादा बेहतर, सुंदर और सबके लिए बेहतर संसार के निर्माण के लिए उद्यमी हो सके। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा और आप चाह रहे होंगे कि इस तरह के विषय और मैं बनाऊं। अपनी इच्छा भी बताएं अपनी टिप्पणी में कि मैं किस तरह का वीडियो बनाऊं शिक्षा जगत के संदर्भ में। अपनी प्रतिक्रिया दें, आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नए वीडियो की खबर आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। मिलते हैं फिर अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूं। सब्बा खैर।